डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर शाहिद जेब साहब। सर कैसे हैं आप, बड़े अरसे बाद। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर, ठीक ठाक, आप सुनाएं। बस ठीक ठाक। गालिब भाई, मैंने आपका एक स्ट्रीम सुना था तकरीबन 3-4 महीने पहले। जी उसमें सर। आपने उसमें आपने कहा था कि ये जो घोड़ा होता है, जिसकी ये कनकेविटी होती है जिसमें आप बैठते हैं ना, जी घोड़े सर। पे। जी सर। हाँ हाँ हाँ। तो आपने कहा था कि ये भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल की वजह से, एवोल्यूशन की वजह से हुआ है ना? अ, जी सर, ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये तरह। एवोल्यूशन नहीं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से हुआ है, इंसानों ने जो की है। अच्छा, तो ये किस तरह किया, जरा ये एक्सप्लेन कर ले प्लीज। इसके बारे में तो ये मैंने पूरा एक दिन एक्सप्लेन किया था पिक्चर्स की मदद से। आप थोड़ा सा खुद सर्च कीजिएगा, आपको अगर ना मिली तो फिर मुझे बताइएगा। इवन के इजिप्शियंस ने जो शुरू शुरू में पेंटिंग्स बनाई हुई है ना अपनी, इजिप्ट में ना हॉर्स बैक राइडिंग बाद में शुरू हुई थी, चैरियट्स पहले शुरू हुए थे। ये आप चेक कर लीजिएगा ना, ठीक है। क्योंकि हॉर्सेस की आर्च बैक आई नहीं थी उस टाइम तक, और घोड़े की कमर टूटने का बहुत ज्यादा खतरा होता था जब जब तक ये चीज नहीं आई थी सामने। तो ये जो आर्च बैक है ना, यूं करके जिसके ऊपर इंसान बैठता है, ये हाँ। पहले यूं नहीं होती थी, यूं होती थी। और जब शुरू शुरू में हॉर्स राइडिंग आई ना, तो घोड़े की कमर के दरमियान में नहीं बैठते थे, काठी पीछे लगी होती थी। अच्छा। ठीक है, ये बाकायदा पेंटिंग्स हैं जो सारी मैंने देखी हुई हैं। तो फिर आर्टिफिशियली सेलेक्ट कर करके घोड़े की आर्च बैक के ऊपर बैठना शुरू किया गया। और शुरू के जो घोड़े थे ना, वो थोड़े छोटे भी थे। फिर स्टेप्स में वो घोड़े इवॉल्व हुए जिनकी बैक आर्च थी, और वो जो थे वो क्या थे, वो प्योर हॉर्स बैक राइडिंग वाले घोड़े थे। ठीक है सर, ये चीज थी असल में। तो ये तो एक इन लोग सिलेक्टिव ट्रेट है, अच्छा, तो इन लोगों ये ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। बैग को आर्च कैसे किया? सर वो फिर वो बच्चे ऐसे ही सिलेक्ट करते रहे ना जिनकी बैक आर्च थी। हो सकता अच्छा। है कि बैक के ऊपर बैठना शुरू कर दिया, क्योंकि जो स्टेप्स है ना वहां पे बड़े घोड़े पाए जाते थे, बड़े वाले। जो स्टेप्स का घोड़ा है ना, वो तकरीबन दूसरे घोड़े से अब ये पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। स्टेप्स में जो घोड़े आर्टिफिशियली सिलेक्ट करके इन्होंने ब्रीड किए थे, वो घोड़ों के बारे में तो चाइना में मिलता है कि चाइनीज ने आज से को 1500-1700 साल पहले वो घोड़े स्पेशल स्टेप्स से इंपोर्ट किए थे कि ये बड़े घोड़े हैं। इसी तरह स्टेप्स से वही घोड़े मुगल भी यहां पे लेके आए थे। ठीक है, और स्टेप्स वाले वो घोड़ों की नस्लें जब आगे कहीं चल पड़ती थी, जो कि प्रॉपर वॉर हॉर्सेस जो बनाए जाते थे, वो हॉर्सेस दूसरे कैवलरी के ऊपर बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है ना वो एडवांटेज देते थे। ठीक है, ये बात है। और काठी भी जो है ना, जो हाँ जीन होती है, उसको बचपन में ही बांध दिया जाता था घोड़ों के ऊपर जब वो अपना अभी बच्चे होते थे, ताकि उनका मतलब कि क्या नाम है इसका, जो हड्डियां हैं वो नीचे को ही रखी जा सके। और उनके ऊपर राइडिंग भी बहुत जल्दी शुरू कर दी जाती थी। तो स्लोली स्लोली अगर कोई मतलब अब घोड़ों की बहुत सारी इकसाम है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है ना। अब उनमें से कई इकसाम, एक या दो जो है वो फ्लैट बैक वाली होती होंगी, हाँ जी, कुछ आर्च बैक वाली होती होंगी। जब उनको आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करवाया गया, उनको आपस में मिलाया गया, तो उनसे जो बेहतर से बेहतर नस्ल को डेवलप किया गया। जिस तरह गाय हैं आपके सामने, आप देखिए कि ये शुरू हुई है, क्या नाम है इसका, इसमें से जंगल में से, राइट। वो जो जंगली भैंसी होते हैं, और वो तो डोमेस्टिकेट हो ही नहीं सकती हैं, वो बड़े विशियस होते हैं। लेकिन और स्लोली उनके अडर स्लोली, भी बहुत छोटे होते हैं, अडर बहुत छोटा होता है। जो राइट, जंगली गाय हैं, जो नील जो और गाय हैं बहुत सारी दुनिया में, कई जगहों पे अभी भी जंगली गाय है। और जंगली भैंस का भी अडर बहुत छोटा होता है, वो थोड़ा सा दूध देती है, इतना दूध देती है कि सिर्फ उसके बछड़े के लिए काफी होता है। उसके टोटली बछड़े के लिए। आर्टिफिशियल सिलेक्शन। कुत्तों की आर्टिफिशियल सिलेक्शन, बकरियों की आर्टिफिशियल सिलेक्शन, गाय की आर्टिफिशियल सिलेक्शन, घोड़े की आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ऊंट जो है उसकी भी इवन की आर्टिफिशियल सिलेक्शन हुई होगी। जारी बात है, वो डिस्कस कर देखना पड़ेगा कि पहले वाले ऊंट जो वाइल्ड कैमल्स थे वो कैसे थे। घोड़ों के बारे में सर एक मसला है सिर्फ और सिर्फ कि वाइल्ड हॉर्सेस दुनिया में अब कहीं नहीं रह गए। इवन के कुछ जगहों पे जो वाइल्ड हॉर्सेस पाए भी जाते हैं,
वो ऐसे हैं कि वो डोमेस्टिकेटेड हॉर्सेस ही छूटे हैं बाहर, कहीं आवारा हो गए तो वो वाइल्ड हॉर्सेस बन गए। स्टेप्स में अभी भी कुछ जगहों पे ये है कि वो वाइल्ड हॉर्सेस हैं, मगर वो सारे वही हैं जो कि पहले छूट गए, किसी से फ्री रोमिंग हो गए और वो उनसे फिर वाइल्ड हॉर्सेस आगे चल पड़े। इसी तरह दुनिया में कई जगहों पे वाइल्ड एस यानी जो गधा है वो भी पाया जाता है। वो भी आमतौर पे ज्यादातर ऐसे ही हैं जो कि लोगों से की आजाद हो गए, वो पहले हो गया, और गधे को इस घोड़े से पहले डोमेस्टिकेट किया गया था असल में। तो या जितने भी जानवर आज अपने डोमेस्टिकेटेड देखते हैं अपने सामने, आपके सामने, ये सारे आर्टिफिशली इनको अपने मुताबिक टेम किया गया है, अपने मुताबिक इनके जिस्मानी जो साइजेस हैं वो भी किए गए हैं। ठीक है, आज की भैंस जो है या आज का घोड़ा जो है, ये आपको 3000 साल पहले, 2000 साल, 3-4000 साल पहले नहीं मिलेगा। वो गाय नहीं मिलेगी। गांव माता जो है, गांव माता देख लें, पिछले 5000 साल पहले डोमेस्टिक काउ थी ही नहीं। ये जिसको मान रहे हैं गांव माता, वो भी आपकी आर्टिफिशियल इंसानों ने बनाई है ये गांव माता। ये जो 17 किलो दूध देती है ना, ये कोई भगवान ने पैदा नहीं की है, ये इंसानों ने बनाई है, जिसके पीछे लोगों को मार देते हैं। हाँ, जितने खाने आप खाते हैं, ये जो उगाई हैं चीजें आपने, जो आज आपको डोमेस्टिक अपना क्या नाम है इसका, चावल है, गंदम है, आई मीन इनको आप स्लोली अपना मॉडर्नाइज किया गया है, स्लोली इस शक्ल में लाया गया है। ये आपके अल्लाह का कमाल नहीं है, ये इंसानों का कमाल है, जिन्होंने मतलब कि स्लोली करते हुए इनको इस तरह आगे वो किया है, मॉडर्नाइज किया है। और आप देखिए कि अब हम कितने मॉडर्नाइज काम करते चले जा रहे हैं। अब हम चिकन जो है वो अपना क्या कहते हैं उसको, मेरा ख्याल पता नहीं 25 मिनट में चिकन को जवान कर लेते हैं कहीं पे। हाँ 25 दिन में, मिनट में नहीं। हाँ जी, हाँ जी, 25 दिन में जवान कर लेते हैं। हाँ जी, इसी तरह ये जो उनको बड़ा कर लेते हैं। हम देखिए आपके सामने पोल्ट्री फार्म में कितनी मुर्गियां दुनिया में चाहिए होती हैं रोजाना, जो बंदे चिकन खाते हैं। हाँ जी, आखिर कुछ ना कुछ तो तरीका हमने ऐसा अपनाया कि उनको जल्दी में हम उनको बड़ा भी कर लेते हैं। सो ये अब तो सारी जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बातें आ गई है ना। अब तो दुनिया में ऐसी शीप है जिसके मिल्क के अंदर स्पाइडर जो सिल्क है वो होती है, और उससे दुनिया की भाईजान आज सबसे आपने वो स्ट्रॉन्ग। न्यूज पढ़ी है जो मैंने भेजी थी हाँ वो आपको? भी पढ़ी, वो आपने जो भेजी है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। कैम्ब्रिज उस पे भी कैम्ब्रिज के साइंटिस्ट ने क्या काम कर दिया आज? कैम्ब्रिज के साइंटिस्ट ने वो काम कर दिया कि स्टेम सेल से एम्ब्रियो बना लिया जी, कैम्ब्रिज के साइंटिस्ट ने। अच्छा, और 14 दिन तक ग्रो कराया उसको। और इवन के एम्ब्रियो से जो उन्होंने लिया है ना, उससे प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया है। और मजे की बात यह है कि एथिकल कमेटीज में ये चल रहा है गालिब। आज एथिकल कमेटीज में मैं गार्डियन वगैरह पे मेरी एक दोस्त बता रही थी, अब ये चल रहा है कि उस एम्ब्रियो को वो एनिमल की वूम में रखें या किसी खातून की वूम में रखें। अब एथिकल कमेटी इस बात पे गौर कर रही है कि उन्हें करना की होने लगे। हाँ, विदाउट एनी ह्यूमन स्पर्म, विदाउट एनी ह्यूमन एग, दे प्रोड्यूस एन एम्ब्रियो। और ये बात मैं और सब्सटेंशिया बड़ी बार ये बात कर चुके हैं। आर्टिफिशियल वूम पे भी हमने बात की थी। भैया ये वो काम हुआ है कि आज ये जो बच्चा पैदा हुआ है ना, उसकी मां भी नहीं है, उसका बाप भी नहीं है। इधर से स्किन सेल लें, उसको जो हम बात करते हैं वेडिंगटन्स एपिजेनेटिक लैंडस्केप में रिवर्स कराएं, यानी किसी भी सेल को से आप उसकी एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन हटा दें, वो स्टेम सेल बन जाता है। अब उन्होंने उस स्टेम सेल को ग्रो करने का मौका दिया है और वो स्टेम सेल वाकई बच्चा बन गया। अब बताएं कि अब वो बात शुरू हो रही है यहां पे कि अब नई बहस है, यानी साइंस रिलीजन वाले लोगों को ऐसी कोई मुसीबत डाल रही है ना कि बस आप छोड़ ही दें कि ये बात किधर जा रही है। तो उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, साइंस कहानी की वीडियो मैं बनाऊंगा उस पर, तो जरूर आप लोग देखिएगा। मैं जल्द कोशिश करूंगा अगले 2-3 दिन में बनाऊं। जिस तरह ये साइंस चल रही है, जिस तरह ये साइंस चल रही है, बहुत जल्दी अल्लाह मियां सिर्फ छनकना बजाने के लिए रह जाएगा।
हाजी अल्लाह साहब भैया आपने शायद पढ़ी नहीं, पानी इतनी हाजी बड़ी साहब। डेवलपमेंट है ये, इतनी बड़ी बहुत डेवलपमेंट है बड़ी कि डेवलपमेंट, लोग बहुत ही बड़ी। बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। मतलब आज से हाँ पहले जी, लोग ये कहते थे ओ जी ये आपने 2-3 एग दिन तो पहले इंसान का अपना लिया है ना, ओ जी आपने स्पर्म तो इंसान का लिया है ना जी, खुद से बनाओ, एलो बना लिया हुन दसो। अच्छा जी, तो ये है जी, ये आया। मैं असल में इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसको वैसे थोड़ा सा आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। मगर मैं तो इस चीज को बड़ी देर से एक्सपेक्ट किया बैठा था। ठीक है, मुझे तो पता था कि ये होने वाला काम सही है, क्योंकि हम इतनी एपिजेनेटिक्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक सेल होता है ना कोई भी, उसके अंदर मतलब डीएनए होता है। तो अगर उस डीएनए के साथ एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, अगर उस एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन को निकाल दिया जाए तो वो बेसिकली आमतौर पे स्टेम सेल बन जाते हैं। स्टेम सेल वो सेल होते हैं जब एक एग फर्टिलाइज होता है एक स्पर्म से, तो उस स्पर्म के फर्टिलाइज होने की वजह से क्या होता है कि सबसे पहले जो सेल्स बनते हैं ना, शुरू की डिवीजन होती है, तो वो सारे स्टेम सेल होते हैं। स्टेम सेल एक ऐसे सेल होते हैं जो बॉडी के किसी भी दूसरे सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसे सेल जो कि लिवर सेल्स बन सकते हैं, जो न्यूरॉन्स बन सकते हैं, जो ब्लड सेल्स बन सकते हैं, जो आपके डिफरेंट कार्टिलेज और टिश्यूज के सेल्स बन सकते हैं, जो आपके किडनीज के सेल्स बन सकते हैं, हार्ट मसल और हार्ट टिश्यू के सेल्स बन सकते हैं, आपकी आंखों के सेल्स, वो सब कुछ बन सकते हैं स्टेम सेल्स जो होते हैं। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, कहीं से कोई ह्यूमन सेल लिया है, उसकी एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन को उससे स्ट्रिप किया है। अब ये मैं देखूंगा कि ये कैसे किया है। असल में आसिम भाई ने मुझे भेजी थी आज, तो उसके बाद मैं बाहर था तो मैं प्रॉपरली इसको देख नहीं सका। मैं मगर इसके ऊपर एक वीडियो पूरी बनाने का इरादा रखता हूँ। और साइंस कहानी को वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि मेरा उसे दोबारा से चलाने का प्रोग्राम है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एवोल्यूशन स्पेसिफिक चैनल भी हमें पाकिस्तान में एक की जरूरत है। और लोग साइंस पे काम तो कर रहे हैं, मगर क्योंकि आमतौर पे लोग ज्यादा इस्लामिक जेन से करते हैं तो वो शायद एवोल्यूशन को उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते। मगर मैं प्रॉपर ज्यादा एवोल्यूशन की बात उस चैनल पे होगी। तो फिर इसको स्टेम सेल बनाया गया। फिर स्टेम सेल को वैसी कंडीशंस दी गई जो कि एक एम्ब्रियो को दी जाती हैं, मगर आउटसाइड द वूम। तो 14 साल दिन ये जब ग्रो करता रहा तो इसमें एग्जैक्टली वही सब चीजें बन गई जो 14 दिन के एम्ब्रियो में होती हैं। अब 14 दिन के एम्ब्रियोज का मसला यह है कि अर्ली स्टेज प्रेगनेंसीज के ऊपर रिसर्च भी बहुत कम है। ठीक है, तो अब इसको ऑब्जर्व करेंगे और शुरू में 14 दिन में, और शुरू की जो बिल्कुल अर्ली 1 मंथ की प्रेगनेंसी होती है उसमें मिस कैरेजेस भी बहुत होती हैं जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से। ये बातें भी हम वही चैनल मेरी पे एक अच्छे दोस्त तरीके बता से, रही थी जिनसे मैं हाँ आज इस पे बात कर रहा था। शी वेंट हाँ थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ पे गई थी, एंड देन शी वाज शेयरिंग हर स्टोरी कि उनकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर था कि उनकी बॉडी के सेल ही जो है ना उसको एम्ब्रियो को मार देते थे। उसमें भी हार्ट बीट आने से पहले ही वो जो है ना प्रेगनेंसी में वो जो मिसकैरेजेस हो जाती है ना शुरू में ही, मतलब 5, 10, 15 दिन के अंदर अंदर ही। सो शी हैज स्टडीड अ लॉट। वो ऑक्सफोर्ड के आसपास ही कहीं रहती हैं, उन्हें मैंने अभी कहा था, लेकिन आज शायद वो अभी बिजी हैं। नेक्स्ट टाइम वो आएंगी तो उनसे उनकी स्टोरी सुनेंगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी के, एंड शी स्टडीड सो मेनी लिंक्स इन स्पैन ऑफ 1 आवर कि वो मुझे सारा साथ साथ बताती रही कि अब देखो अब ये एथिकल कमेटी के पास चला गया, अब ये हो गया, वो हो गया। फिर आईवीएफ की भी स्टोरी बता रही थी कि आईवीएफ में भी वो जब स्पर्म और एग्स को मिलाते हैं और उसके बाद में जब वो बनाते हैं तो उसके बाद कई एम्ब्रियोज जो रह जाते हैं जो कि वूम में वो नहीं रखते, वो बाहर रख देते हैं उसको, फिर वो लैब के अंदर भी वो कुछ ना कुछ उसका कुछ करते रहते हैं। पता नहीं क्या करते रहते हैं, इतनी साइंटिफिक डिटेल मुझे पता नहीं होती, लेकिन इस तरह से कुछ और हो रहा है। चले लेकिन इसके ऊपर मैं पूरी रिसर्च करके प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा ना, ठीक लेकिन है, तो जरूर डिस्कस आसिम भाई वो जो एम्ब्रियोज करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो आप डोनेट करते हैं, आप ऐसे नहीं रिसर्च कर सकते। तो अगर वो एक्स्ट्रा जो एम्ब्रियोज होते हैं वो फिर आप डोनेट करते हैं। अब ये उसके ऊपर भी एथिक्स बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे ना, एथिक्स बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे इंग्लैंड में। ओहो मेरी बात तो सुनो ना डाली, जो आप बात कर रहे हो उसका जवाब मैं अभी दे देता हूं। वो सिंपल सी बात है कि ये अब आप किसी औरत से एम्ब्रियो नहीं ले रहे, इसके एथिकल प्रॉब्लम्स उस तरह के नहीं बन रहे बहुत से कंट्रीज में, और इवन के बहुत से कंट्रीज में इस पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। शुरू में जो बर्थ मिसकैरेजेस के ऊपर जो रिसर्च है ना, इसकी वजह से बहुत आसान हो जाएगी असल में। अच्छा गालिब, मेरा इसमें 2 क्वेश्चंस आपसे। नंबर 1 क्वेश्चन ये, जो ये एम्ब्रियो उन्होंने बनाया है स्टेम सेल्स के थ्रू, जो एम्ब्रियो बनाया है ये जिस स्किन सेल से लिया है, इन अ वे तो ये तो फिर उसी की कॉपी है जिसके सेल्स हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कॉपी क्लोन है, ये क्लोन बनेगा इससे। मगर मसला ये है कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा
कि ये क्या वाकई उस स्टेज तक जा सकता है जहां पे एक फुल ह्यूमन बीइंग बन जाए। क्योंकि मां के पेट की वजह से ना, मां के पेट में बहुत सारे ऐसे केमिकल चीजें होती हैं जो कि बच्चे को वो इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं। इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल है, कई बार अभी एक पाकिस्तान में प्रेगनेंसी हुई थी ना, जिसके अंदर एक प्रेगनेंसी क्या बच्ची पैदा हुई है, बच्ची के पेट में एक और बच्चा है, बेसिकली वो ट्विन होता है आपका। असल में दो डिफरेंट सेल्स जो है ना, दो डिफरेंट एग्स फर्टिलाइज होते हैं, एक एग किसी वजह से दूसरे एग के अंदर घुस जाता है, ठीक है, फिर वो उसकी बॉडी के किसी भी पार्ट में पलने लग जाता है। अब वो जो एग था उस बच्ची के इंटेस्टाइन्स में पल रहा था, और अब प्रॉब्लम यह है कि ऐसी प्रेगनेंसीज औरतों में भी हो जाती हैं। अभी एक बच्ची ऐसी पैदा भी दुनिया में हो चुकी है, मैंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री या नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री को आज से 10 साल पहले देखी थी उस बारे में, कि एक औरत की प्रेगनेंसी इस तरह की हुई थी कि एक फर्टिलाइज्ड एग जाके उसकी आंतों में कहीं प्लांट हो गया था, और फिर उस बच्ची की को 6.5 या 7 माह के ऊपर उस बच्ची को उन्हें उधर से ही डिलीवर करना पड़ा था, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी इतनी पेनफुल थी कि वो बेचारी चल ही नहीं पा रही थी उस वजह से, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये जो फीटस इन फीटो वाली चीज है ना, ये वो है। तो फिर क्या हुआ जी, अब प्रॉब्लम ये है कि वो बच्ची जो कि बेसिकली वूम्ब में नहीं पली थी, वो अपनी मां की आंतों के दरमियान कहीं पली थी, ठीक है। उस बच्ची को बहुत सारे जेनेटिक डिफेक्ट्स थे और उसकी हेल्थ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि शी वाज नॉट बोर्न इन द वूम्ब। तो अब उसकी वजह से वो बच्ची एक नॉर्मल बच्ची नहीं थी, उसको बड़े सारे प्रॉब्लम्स थे। मुझे याद नहीं है उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, वो प्रॉपर्ली चल नहीं सकती थी, हाँ प्रॉपर्ली चल नहीं सकती थी मेरे ख्याल में हाँ, क्योंकि वो आउटसाइड द यूट्रस होता है, लेकिन मेरे ख्याल में फिर अक्सर ये वो हो जाती हैं, इनको खत्म कर देते हैं, लाइक इनको खत्म कर देते हैं। और अब प्रॉब्लम ये है कि इवन के मेरे ख्याल में अगर इस एम्ब्रियो को किसी औरत में प्लांट किया जाए तो पता नहीं वो पैदा होगा तो क्लोन पैदा होगा, पहली तो बात ये है, क्योंकि जिसका भी सेल लिया होगा उस बंदे का क्लोन होगा। दूसरी बात ये हो सकती है कि हो सकता है कि ये तोड़ चाड़ ही ना पाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन कौन सी एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन यहां से स्ट्रिप होती है। अब ये जारी बात है कि मैं इस बात के सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझता हूं, मैं ये नहीं समझता कि ये क्या है। अगर सब्सटेंशिया आए तो शायद सब्सटेंशिया इस बारे में कुछ उनको हमें बता सके। लेकिन गालिब अभी रिसर्च तो काफी हो रही है ना कि आर्टिफिशियल वूम्ब पहले से अभी नहीं है, 50 साल में बना लेते हो फिर तो। अब आर्टिफिशियल वूम्ब तो मेरा ख्याल है कि अगर प्रॉपर्ली बजट एलोकेट कर दिया जाए और इरादा कर लिया जाए कि आर्टिफिशियल वूम्ब बनानी है, मेरे ख्याल है 20 साल का डिस्कशन हो रही है यहाँ पे इंग्लैंड में कि इसको अगर किसी एनिमल की उसमें रखा जाए तो फिर क्या होगा। फिर वो जारी बात है कि हम एनिमल देखें, एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन बहुत सारी आपके मां से आपको मिलती है। अब एनिमल के अंदर रखें तो वो जो पैदा होने वाला है वो क्या वाकई इंसान के तौर पे पैदा भी हो पाएगा कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसको अगर मदर की वूम्ब में इंसर्ट करना है तो फिर तो इनको बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह भी चाहिए होंगे ना, ब्लड सप्लाई वगैरह भी उसको इंक्रीज करने के लिए भी कुछ देना पड़ेगा। तो सर ये प्रॉपर आईवीएफ की तरह दोबारा इंसर्ट नहीं हो सकता, आप क्या समझते हैं? इंसर्ट तो हो सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना बड़े हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, तो वो हार्मोनल चेंजेस कहाँ से आएंगे? ये आर्टिफिशियली देंगे या खुद नहीं, लेकिन वो तो प्रेगनेंसी बन जाएगी ना डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं कि जिस तरह आईवीएफ में दे दो। ये सिंपल है ना, ये अभी हेटेरोडॉक्स भी यहाँ पे कह रहे हैं कि आई थिंक कि अगर इस एम्ब्रियो को अगर किसी औरत के अंदर प्लांट कर दिया जाए, क्योंकि ये तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है ना, ये 14 दिन का हो चुका है, मेरे ख्याल है इसे प्लांट करना तो शायद पहले या दूसरे दिन में अगर औरत की वूम्ब में प्लांट किया जाए तो ये बच्चा भी बन सकता है, सरोगेसी वाला हिसाब हो जाएगा। एग्जैक्टली हेटेरोडॉक्स ने बिल्कुल सही बात की है यहाँ पे, सरोगेसी वाला हिसाब बिल्कुल हो सकता है। अब ये बात ये है कि ये तो क्लोनिंग का एक तरीका हाथ आ गया, मुझे तो लगा क्लोनिंग जो है वो 100% पॉसिबल हो गई। अब हो सकता है इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या आगे, ये तो अब कोई इस फील्ड का स्पेशलिस्ट होगा तो वही बता सकता है। गालिब मुझे अब अगर ये इस तरह से कामयाब हो जाए और आर्टिफिशियल वूम्ब बन जाए तो आप तो फिर वो जो है ना, वो क्या कहते हैं उसे, ऑर्गन ट्रांसप्लांट से भी मेरा ख्याल है कि आपका बड़ा अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा जी। बंदे बनाई जाओ, उन्हें ऑर्गन कट के दूजे पाई जाओ। I mean, it may sound unethical, एथिकल कंसर्न बहुत सारे हैं ना, मगर मसला यह है कि उसमें भी सिलेक्शन आएगी। इसमें आसिम भाई इसमें यह चीज हो सकती है जो एक होली ग्रेल है जेनेटिक्स की, वो ये है
कि आप स्टेम सेल लें और उनको, क्योंकि स्टेम सेल क्या करता है, स्टेम सेल को जिस तरह एक अंडे को एक खास टेम्परेचर चाहिए होता है ना और खास कंडीशंस चाहिए होती हैं जिसमें वो हैच कर जाता है, स्टेम सेल्स भी असल में कुछ इस तरह की एग्जांपल ही है कि आपने उसे खास कैटलिस्टिक एनवायरनमेंट देनी है, उसे खास किस्म की चीजें देनी है, और स्टेम सेल एक खास किस्म के ऑर्गन में कन्वर्ट हो सकता है। लिटरली स्टेम सेल से हार्ट बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप पूरे इंसान उगाएं। मेरी स्किन से आप मेरे स्किन सेल्स ले जाएं, उनसे आप स्टेम सेल बनाएं और उस स्टेम सेल को ऐसी इन्वायरमेंट में रख दें कि वो हार्ट बन जाए। वो हार्ट बनेगा और वो एग्जैक्टली मेरा हार्ट होगा, जिसका रिजेक्शन का कोई चांस ही नहीं होगा। आप वही उठा के दिल मुझे लगा दें, वो एक नया दिल है। सिंपल सी बात है। आप लोग ये कहना चाह रहे हैं, हाँ, आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आज की टेक्नोलॉजी ने अल्लाह ताला को मात दे दिया। अल्लाह मियाँ तो फर्ज में आके क्या नाम है फूके मरवाता था प्रेगनेंसी के लिए। आप जो है ना, आप में से आपका एंटी क्रिश्चियन जो है ना वो मरता नहीं है, आप फिर आगे यसु मसीह के खिलाफ हो जाते हैं आप। हाजी भाई ये आप जो है ना ये आप गलत करते हैं, आप फिर आप यसु और मरियम के पीछे पड़ जाते हैं। नहीं, मुझे तो ये आती है कि अल्लाह मियाँ मतलब कि क्या नाम उससे बेहतरीन टेक्नोलॉजी इंसानों ने क्या पैदा कर नहीं गालिब, इस पे यसु मसीह वालों को और एक एडवांटेज मिल जाएगा। देखो बगैर इंसान और मर्द के अगर बच्चा बन सकता है तो बगैर मर्द के भी बन सकता है। ना तो फिर यसु किधर गया? यसु किधर गया? आप बगैर मर्द के बात ना करें, यहाँ पे मर्द से फूक मरवाई गई है। ठीक है? नहीं, अभी देखें हाजी भाई, सबसे बड़ा मसला पता क्या होना है? मैं आज आपको एक मजे की बात बताता हूँ। अच्छा ठहर जाइए, एक मिनट में पहले एक बात बता। इस रिसर्च को लीड करने वाली एक खातून है। हाँ, औरतों को घर पे ना बैठा के रखें, उन्हें तालीम के लिए भेजें और फिर देखें क्या करती हैं वो। मैं तो ये करता हूं इमेजिन कि देखें कल को एक गे कपल हुआ, उन्होंने एक ने जाके अपना एक सेल दिया, स्किन सेल, और जाके दूसरे ने अपने स्किन सेल्स दिए, और साइंस की टेक्नोलॉजी कोई ऐसी आई कि एक के जो है ना स्टेम सेल को उन्होंने स्पर्म बना दिया और दूसरे के स्टेम सेल को उन्होंने एग बना दिया किसी तरीके से, और फर्टिलाइज करा के आर्टिफिशियल वूम में डाल के 2 मर्दों का गैस का बच्चा पैदा कर दिया। तो मौलवियों ने तो वैसे खुदकुशी कर लेनी है। वो ये क्या हुआ? तो भाई ये तो इनके सारा वो क्रिश्चियंस का वो नैरेटिव, हाजी भाई इमेजिन करें, अमेरिकन एवेंजेलिकल्स का डाली, और आप भी इमेजिन करें उनका कि मर्द और मर्द की शादी नहीं हो सकती क्योंकि वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते। सारे का सारा डाउन द ड्रेन चला जाएगा और मुझे तो बड़ी खुशी होगी। वैसे अल्लाह मियाँ को अपने लिए अच्छे से अच्छे छनकने ढूंढ के रखने पड़ेंगे। गालिब मुझे एक बात बताएं कि जैसे जो क्लोन बन गया है हाइपोथेटिकली, जो आज जो कैम्ब्रिज में हुआ है, तो अगर आप अपना क्लोन बना लेते वो थ्योरेटिकली आप ही होगे। अगर थ्योरेटिकली देखें, क्लोन आपका थ्योरेटिकली पता क्या होगा? मैं आपको सीधा बताऊं क्लोन आपका क्या होगा थ्योरेटिकली। डाली क्लोन थ्योरेटिकली आपका आइडेंटिकल ट्विन होगा। तो आपका ट्विन मतलब वो आप नहीं होंगे थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली आपका आइडेंटिकल ट्विन होगा, थ्योरेटिकली नहीं। थ्योरेटिकली तो आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, मगर प्रैक्टिकली वो आपका आइडेंटिकल ट्विन होगा। ठीक है? अच्छा, सब्सटेंशिया आ गए। सर क्या हाल है? बस ठीक ठाक। आप कैसे हैं गालिब? सर आपके इनपुट की जरूरत है। मैं तो जबरदस्त, आप सुनाई, आपकी कमी थी बस। थैंक यू। बाकी पैनल पे सब लोगों को आदाब। आप बड़ी इंटरेस्टिंग आज की न्यूज जो है ये डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें अभी आपने टॉपिक खत्म तो नहीं किया ना? ये नहीं सर, करें। हाँ जी। अच्छा, इसमें 2-3 बातें। एक तो पहली बात ये है कि इस बात को समझें कि कोई भी जो डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट से मेरी मुराद ये है कि कंसेप्शन से लेकर फर्टिलाइजेशन से लेकर जो बच्चे की पैदाइश तक का फेज है ना, उसको आमतौर पर टेक्निकली डेवलपमेंट कहते हैं। मैं उस डेवलपमेंट की बात, बच्चे की डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। तो वो जो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेल टू द एंटायर कॉम्प्लिकेटेड डेवलपमेंट ऑफ अ फुली फॉर्म्ड बेबी, ये सारी जो एपिसोड है ये एक एपिजेनेटिक ड्रामा है। ठीक है? ये है ही एपिजेनेटिक ड्रामा। और ये सिर्फ इंसानों में नहीं, जहां एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर एक
पूरा बच्चा जो है वो पैदा हो रहा है, एक एंड पर एक सिंगल सेल है और दूसरे एंड पर डिफरेंशिएटेड सेल्स का मुरक्कब। यानी ऐसा नहीं है कि वो स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगल सेल उसी तरह के सेलों की, यानी कि द मोर ऑफ द सेम थिंग वाला मामला नहीं है। वो कुछ उसी तरह के सिमिलर सेल्स का गुच्छा नहीं होता वो, ठीक है। वो डिफरेंशिएटेड वो सेल्स, डिफरेंशिएटेड होते हैं। डिफरेंशिएटेड सेल्स के लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, कि दे स्टार्ट ऑफ विद जनरल पर्पस ब्लास्टोसिस्ट। हाँ जी, जनरल पर्पस सेल्स जो कि स्टेम सेल्स हैं, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप स्पेशलाइज होते हैं। वो क्या चीज है जो उनको स्पेशलाइज करती है? वो लोकल एनवायरनमेंट जो है, असल में वो जो लोकल एनवायरनमेंट है वूम की, जो उसको प्रॉपर एपिजेनेटिक, एक तो सेल की अपनी भी लोकल एपिजेनेटिक्स है, प्लस उसके पास जो वूम की जो एपिजेनेटिक एनवायरनमेंट है, वो ये डिटरमिन करती है कि जो दूसरा सेल है उसके अंदर जीन्स तो एग्जैक्टली वही हैं। जाहिर बात है कि आप मेरी बॉडी के किसी भी सेल को की डीएनए सीक्वेंसिंग करेंगे, चाहे वो मेरी आंख का सेल है, चाहे वो मेरे दिमाग का सेल है, चाहे वो मेरी टांग का सेल है, चाहे वो स्किन सेल है या लिवर सेल है, उनके न्यूक्लियस में डीएनए तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। मगर हम हर दफा कहते हैं वो क्या चीज है जो उस सेल को क्वालिटेटिवली डिफरेंट सेल बना देती है, कि हार्ट का सेल जो है वो मेरी आंखों के सेल से बड़ा मुख्तलिफ है। तो वो आपकी एपिजेनेटिक्स उसको मुख्तलिफ बनाती है। आसान अल्फाज में हमेशा ये कहते हैं कि जीन्स वही होती हैं हर सेल में आपकी बॉडी के, किन जीन्स ने अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है ये कंट्रोल होता है एपिजेनेटिक्स से, और कुछ रेगुलेशन जीन से भी। तो एक तो ये कि जो सारी ये जो आपकी जो जेस्टेशन या जो डेवलपमेंट की, बच्चे की डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर है, वो एक एपिजेनेटिक स्टोरी है, ठीक है। एक तो पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि ये बात तो दुरुस्त है कि ये आपको लगेगा कि ये क्लोन है, और इसके जिस तरह अभी बाकी दोस्त बात कर रहे थे, इसका जो डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस हैं वो जाहिर बात है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स पे बड़ी इसकी लॉन्ग रेंजिंग इम्प्लीकेशंस होंगी। नंबर 2, अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर जो मिसकैरेजेस हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत इमीडिएटली ये रिसर्च क्या कहते हैं कारगर साबित होगी। हाउएवर, मसला ये है कि आपको जब ये पता है कि असल में ये आपकी जीन्स नहीं है जो फंक्शन डिटरमिन कर रही है, वो नेसेसरी कंडीशन जरूर है फंक्शंस को डिटरमिन करने के लिए, मगर उनकी जो एक्सटेंट ऑफ स्विचिंग ऑन और स्विचिंग ऑफ जो है एपिजेनेटिक प्रोग्रामिंग के थ्रू, वो है जो डिफरेंसेस क्रिएट कर रही है। तो क्लोन होना जरूरी बात नहीं है। अगर आप उसकी उसकी डेवलपमेंट में एपिजेनेटिक वेरिएशंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जाहिर बात है कि वेरी अर्ली टाइम एपिजेनेटिक वेरिएशंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसकी आखिर को आपने उसकी एपिजेनेटिक रीप्रोग्रामिंग की है, जो आपने रिवर्स उसे वापस स्टेम सेल में लेकर गए हैं उसको, वो कर लिया। अब जो फॉरवर्ड रीप्रोग्रामिंग है उसकी, वो अगर डिफरेंट अंदाज में होगी, ऑल्दो कि वो क्लोन होगा, मगर एक्चुअली उसकी जो जो इफेक्टिवली उसकी जीन्स अगर डिफरेंट अंदाज से एक्सप्रेस करेंगी, तो उसकी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स, फिनोटाइप्स बहुत मुख्तलिफ हो सकती है, अब इवन दो कि जेनेटिकली वो आइडेंटिकल ट्विन होगा, ठीक है। एक बात ये याद रखने वाली है। दूसरी बात यह है कि नॉन एपिजेनेटिक भी रेगुलेशन पार्ट में अगर कुछ वेरिएशन इंट्रोड्यूस की जा सके, जीन को एडिट करके और वेरी करके, वो मामला है रेगुलेशन के जरिए, उससे इट वुड बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन विद वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी। अगर मेरे ख्याल है सर मदर के चेंज होने का भी बहुत फर्क होगा। हाँ जी, मदर के चेंज होने का बहुत फर्क होगा, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विन्स भी इसलिए आइडेंटिकल होते हैं कि उनको सेम वूम की एनवायरनमेंट मिलती है। अब दूसरी औरत का वूम होगा तो दैट वुड बी अ डिफरेंट थिंग, इवन कि मैं समझता हूं कि दो, हाँ नहीं तो फिर जो आप बात करें, जो सरोगेसी के थ्रू लोग बच्चे पैदा करते हैं, हाँ, तो इसका मतलब है कि इसका उस मतलब मां का कुछ ना, वो बहन भाई नहीं है, एपिजेनेटिक लेवल पे नहीं, बहन भाई वो हैं, मगर एपिजेनेटिक लेवल पे उनके ऊपर असर उस औरत का जरूर है जिसने उन्हें पैदा किया। क्यों सर? ऐसा ही है, बहुत असर है। जो टेस्टोस्टेरोन वगैरह होता है उससे एक्चुअली आप कहते हैं कि आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी शायद डेवलप होती है, और आपके अंदर कितना जो है वो अग्रेशन आता है, ये उस पर डेवलप करता है कि माँ का टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या था, और भी इसके अलावा काफी चीजें। जी, वो एक और जो बड़ी एक टेक्स्ट बुकिश मिसाल दी जाती है, आप नेक्स्ट चैप्टर्स में वो हम जब रिव्यू करेंगे, आपने सीरीज शुरू की भी गालिब सर्वाइवल ऑफ द सिकेस्ट, हाँ, वो सैटरडे को हम करेंगे दोबारा। वो जो ट्रांस जनरेशनल इफेक्ट्स ऑफ एपिजेनेटिक्स हैं, कि अगर नानी जो स्मोकर थी
अगर ग्रैंड मदर जो है हाँ वो आपकी हाँ, अगर उसकी वो वजह से क्या क्या होता है, हाँ वो सारा उसके नॉन ट्रिवियल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं बच्चे पे। तो यानी जो सरोगेट मदर थी, अगर सरोगेट मदर की जो माँ थी, यानी अगर आप उसको सरोगेट नानी हाँ कहना चाहें, इफ आई कैन हाँ कॉइन हाँ। दैट, उसके असर हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? नॉन और ट्रिवियल दूसरी इस बात बात है कि वो भी तो है ना कि ओबेसिटी की वजह आपकी नानी भी होती है। जी 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 ओबेसिटी जी। की वजह, और ओबेसिटी की और बहुत सारे जो पतले लोग होते हैं उनकी वजह बहुत ज्यादा मतलब उनकी नानी होती है, क्योंकि नानी देखें भी एक तो कई केसेस में। नहीं, हाँ देखिए गालिब, एक तो यहाँ मैं थोड़ी डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर दूं। एक तो ये है कि नानी के साथ आपकी एक जेनेटिक लाइन है, ठीक है, हाँ 25%, वो तो हाँ जी उसने तो हाँ असर करना ही करना है। लेकिन बात मैं कर रहा हूँ नॉन जेनेटिक लाइन, जो कि हाँ 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 सरोगेट मदर की माँ के साथ हो सकती है, हाँ, क्योंकि एपिजेनेटिक। हाँ, एपिजेनेटिक इफेक्ट उसके नानी की तरफ से जो आने हैं वो सरोगेट मदर की माँ की तरफ से आ रहे हैं, तो उनकी एंड जो वो सरोगेट नानी है उसने भी इफेक्ट करना है। जी जी, एंड वो इफेक्ट्स जो हैं वो जेनेटिक लाइन से नहीं आ रहे। हाँ तो ये तो बड़ी मुझे लगता है कि अब यानी कि ये तो हम जाहिर बात है कि इस वक्त गार्डेड स्पेकुलेशन में बात कर रहे हैं। ये तो ये अचानक ये सारा हाँ कुछ नहीं होना। इमीडिएटली इसका ज्यादा इफेक्ट तो अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेजेस को स्टडी करने में आएगा। ये याद रहे, अगेन मैं वो इसको एक, कुछ लोग जरा थोड़ा और तरीके से देखते हैं, लेकिन अगर आप इस पर लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो मिसकैरेज भी जो है वो भी एक एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स होता है। बाज दफा अर्ली ऑन एक मिस स्टेप, अगर कोई बहुत बड़ी डिफॉर्मिटी और कंजेनिटल डिफॉर्मिटी की तरफ हाँ, एम्ब्रियो जा रहा है, तो माँ की बॉडी जो है वो उसको वो बच्चे रिजेक्ट को रिजेक्ट करती कर है। देती है। तो हाँ मिसकैरेज भी एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स है, लेकिन कोई चीज परफेक्ट नहीं है एवोल्यूशन में। जहां वो एक एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स है, बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव भी होते हैं। जिस तरह आपका अपना इम्यून सिस्टम ट्रिक होके बाज दफा आपको मार देता है ओवरड्राइव में जाकर, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं सारे, या जो कोई जो साइटोकाइन स्टॉर्म्स वगैरह, ये सारे एक फॉल्स पॉजिटिव्स हैं आपकी बॉडी को, कि जिस चीज ने आपको बचाना था उसने आपका उल्टा तो तबाहकारियां शुरू कर दी हैं बिकॉज ऑफ फॉल्स पॉजिटिव्स। तो इस तरीके से मिसकैरेजेस में फॉल्स पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन ये याद रहे कि ये एक एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स है। तो उसमें भी इस रिसर्च का इमीडिएट बेनिफिट होगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इमीडिएट बेनिफिट होगा। ये कि क्लोन से में आपने डाइवर्सिटी कैसे इंट्रोड्यूस करनी है थ्रू एपिजेनेटिक रीप्रोग्रामिंग, ये मुझे लग रहा है कि लगता तो है कि इन प्रिंसिपल पॉसिबल होगा। लॉन्ग टर्म क्या होता है वो एक स्पेकुलेशन होगी एट दिस टाइम। Ghalib, that would be crazy. Child from two gay men would be amazing. I think it would be a beautiful thing to witness. Imran Tariq, and maybe we would be alive by that time जब ये होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस रिसर्च को करने के लिए भी आई थिंक कि बहुत से वो लोग जो कि होमोसेक्सुअल्स के राइट्स में बिलीव करते हैं, साइंटिस्ट, आई थिंक कि वो कोशिश भी लाजमी करेंगे जरूर, ठीक है। और और मेरा ख्याल है इस हाँ कि हाँ मेरा ख्याल है कि जो पहला बच्चा इस तरह हो उसका नाम रखा जाए मोहम्मद ईसा। देखिए गालिब, उस इसके बच्चे की अंदर वो मिरेकल चाइल्ड की तोहीन होगी। हाजी भाई, मैं नहीं समझता। गालिब इसमें बहुत बड़े बड़े सवालात उठेंगे, बहुत बड़े बड़े सवालात उठेंगे। हाँ वो सवाल ये कि अभी तो जो आपने क्लोन पैदा किया है वो आपने डिप्लॉयड फॉर्म में जो हाँ सेटिंग थी वो इनहेरिट की है। डिप्लॉयड फॉर्म से मतलब ये है कि जिस बंदे का क्लोन बनाया है उसके अंदर जो उसके माँ बाप की तरफ से जो जिन क्रोमोसोम्स ने आना था वो डिसाइड हो चुका हुआ है ना, वो तो उसकी हाँ फर्टिलाइजेशन के वक्त हुआ जब वो पैदा हुआ था। लेकिन जब आप दो एक गे कपल है, मेल गे कपल है अगर, तो उसमें अगर आप वहां से सर, वो बात आप आपने सुनी थी जो मैंने की थी? कौन सी वाली? मैंने वो बात की थी कि कल को ऐसे हो सकता है कि दो गे मर्दों के स्टेम सेल्स लेके एक को तो स्पर्म में कन्वर्ट करना कोई बड़ी टेक्निकल बात नहीं होगी, अगर हमें समझ आ जाएगा कि कैसे करते हैं इनको डिफरेंट ऑर्गन्स में कन्वर्ट या डिफरेंट किस्म के बॉडी सेल्स में कन्वर्ट। दूसरा जो है, दूसरे बंदे का क्या होगा कि उसको एक एक्स्ट्रा एक्स देना पड़ेगा आपको, वो कहीं से आप देंगे और उसके स्टेम सेल से आप एग भी बना सकते हैं। नहीं, वो एक्स थ्योरेटिकली है तो ना, पॉसिबल है। वो एक्स है हाँ ना उसके पास, जो उसने अपनी माँ से सर, लिया पर हुआ उसके है। पास एक होगा ना। नहीं, तो दोनों के पास अपने अपने एक्स है ना। यही मैं कह रहा हूँ कि आपको हाँ, इसमें ये जो बात है वैसे। दोनों के पास अपने अपने एक्स हाँ, हैं। जो दो दादियां होंगी इस केस में, अपनी अपनी मगर दादियों की साइड से आया हुआ है।
मसला ये है कि जो असॉर्टमेंट होती है, जब जर्म सेल्स बनते हैं, वो तो ह्यूमन इंटरनली हो रही है ना, जब आपके गैमीट्स ने बनना है, जो असॉर्टमेंट हो रही है कि माँ किसी एक फर्ज करें क्रोमोसोम 1 है, तो मेरे स्पर्म में वो क्रोमोसोम 1 वो माँ की तरफ वाला आना है या बाप की तरफ का आना है, वो तो असॉर्टमेंट हो रही है उसमें। अब या तो आप दोनों स्पर्म लेकर उनको करें, लेकिन कौन सों को करना है, वो वाला जो कि उस एक पार्टनर की माँ की तरफ से आया था या बाप की तरफ से आया था। आई थिंक सारे ये सवालात उठेंगे। और सर ये पॉसिबल तो है ना बात, ये मेरे ख्याल है कि मेरे ख्याल है कि मुझे लगता है रिसर्च तो इसके पास की पहुंची हुई है, मगर वो बाद आएगी बाद में। आप भी ये समझ सकते हैं कि बातें तो पहुंची हुई हैं। जेनेटिक्स की बड़ी रिसर्च सिर्फ और सिर्फ ये इन पॉलिटिकल और रिलीजियस प्रॉब्लम्स की वजह से बाहर नहीं आती कि क्या क्या कुछ हो सकता है। एग्जैक्टली, ज्यादा मसले होने हैं एथिकल पॉलिसी, एथिक्स और पॉलिसीज के। टेक्नोलॉजी तो लगता है कि शायद टेक्नोलॉजी तो मुझे लगता है कि हाथ से निकल चुकी है ऑलरेडी। आपकी और मेरी बात होती रहती है इस बारे में। असल में जगह ऐसी पैनामा जहाँ पे स्टेम सेल्स के ऊपर काफी रिसर्च होती है और वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी होती है, तो वहाँ पे आपको ऐसी जगह है, मुल्क है जहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। तो इमरान, ये मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ये गुड न्यूज होपफुली हम अपनी जिंदगी में देखेंगे। सो वी शुड बी होपफुल कि ये सारे मजहब जो मिलके गांधी ने डाला हुआ है, साइंस ने एक स्ट्रोक से ना एक बार छड़ी घुमानी है साइंस ने, और सारा कुछ निकाल के इनको वो साइड पे मारना है। मजे की बात बताऊं कि ये न्यूज आज मैं बैठा हुआ कोई काम कर रहा था, तो बीबीसी ने एज ए ब्रेकिंग न्यूज अपने चैनल पे भी चलाई है, और हम लोगों की मोबाइल ऐप्स के ऊपर भी नोटिफिकेशन आया कि ब्रेकिंग न्यूज। इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि मतलब बीबीसी नॉन। अच्छा चले, वो डॉक्टर शाहिद ज़ेब नहीं है, लेकिन मैंने नहीं है मेरे ख्याल है। हाँ जी, वो डॉक्टर साहब ने वो जो हॉर्स की बैक की शेप की बात की थी, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, तो उस पे वही आप एक्सप्लेन तो कर चुके हैं, लेकिन मैं उसको थोड़ा रिफ्रेज कर देता हूँ। उसमें ये है कि देखें, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब होता है, दिस इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये आर्टिफिशियल जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी नहीं है। यानी ये तो आपको पता ही है कि अगर आप किसी भी हिसाब से किसी भी जानवरों की पॉपुलेशन को देखेंगे, तो हर ट्रेट के हिसाब से सारे जानवर एक जैसे नहीं होते, उनमें वेरिएशन होती है। तो वो जो घोड़े हैं, उनकी जो बैक की जो शेप है, वो सारों की एक जैसी नहीं है, उसमें वेरिएशन है। किसी की कॉनकेव होगी, किसी का थोड़ा डिप्रेशन ज्यादा होगा, हो सकता है किसी की कोई कॉन्वेक्स भी हो, किसी का कोई हम्प हो बना हो। कई जानवर होते हैं जिनमें हम्प होते हैं, ठीक है, तो किसी को वो कॉन्वेक्स हो। तो अगर वो, अब ये जब वेरिएशन है पॉपुलेशन में, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मुराद ये है कि अगर हमें बहैसियत इंसान उस जानवर की कोई ट्रेट फायदा पहुंचा रही है, तो हम उन जानवरों को ज्यादा मौका देंगे कि वो आपस में इंटरब्रीड करें। फर्ज करें हम वो जो हम्प वाला को घोड़ा अगर था थियोरेटिकली, उसको हम आगे ब्रीड ही नहीं करने देंगे। तो जो जरा थोड़े से डिप्रेशन वाले, जिनमें कर्वेचर होगा, कॉनकेव सा, उनको ब्रीडिंग का मौका देंगे। इस तरीके से वो जो जीन्स है, उनका एक्सप्रेशन ओवर मल्टीपल जनरेशन ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन बढ़ता जाएगा, और वो एक ऐसी चीज जो कि इंसान को बैठने में मदद देती है, वो कर सकती है। तो इस तरीके से इंसान जो है उस एवोल्यूशन को आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू इन्फ्लुएंस कर सकता है। आज की तारीख में जब इंसान को थोड़ी ये समझ आ गई है कि कौन सी जीन्स किस किस्म की फिनोटाइप के लिए और किस किस्म की प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आज तो लोग जीन एडिटिंग करके वो डाइवर्सिटी इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। लेकिन हिस्टोरिकली डाइवर्सिटी नेचर में मौजूद थी। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब यह है कि इंसानों ने उसको सिलेक्ट किया और सिलेक्टिव ब्रीडिंग की अपॉर्चुनिटी दी उन ट्रेड्स वाले जानवरों को जो ट्रेड्स इंसान को सूट कर रही थी। और दूसरी बात है, ये जो फार्म एनिमल्स हैं, इनके बड़े डिफेक्ट्स भी हैं। जैसे घोड़े का जो बेसिकली जो उसका फुट है वो बढ़ता रहता है, और अगर घोड़े के फुट का जो वो नेल वाली चीज है, जो आप जिस चीज से आपके नाखून बने होते हैं ना, कैरेटिन से, बेसिकली वो ही होता है जिससे घोड़े का नीचे सुम जिसको हम कहते हैं वो बना होता है। अगर आप उसको प्रॉपरली हर साल उसको कटवाएं ना, तो कई घोड़े ऐसे होते हैं कि वो पूरे रोल हो जाते हैं और वो घोड़ा चल भी नहीं सकता, यूं रोल होते हैं ये पूरे के पूरे। आपको आराम से यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी। गाय भैंसों के साथ भी ये इशू होता है, गाय के साथ स्पेशली ये इशू होता है, ठीक है। तो ये जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, आपने इनमें कुछ चीजें सेलेक्ट करने के लिए
कुछ डिफेक्ट्स भी सिलेक्ट किए हुए हैं स्पेशली, जिनको आप खुद रेडिकेट करते रहते हैं वक्त के साथ साथ। तो ये सारे के सारे, जैसे कि अब एक सिंपल सी बात है, जो ऊन वाली भेड़ है ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से पैदा हुई है, और ऊन वाली भेड़ का बहुत बड़ा इशू है कि अगर आप उसकी शेड ना करें तो जितना उस भेड़ का अपना फ्लैश और बोन का वजन नहीं होता ना, उससे ज्यादा उसकी ऊन का वजन हो जाता है, और वो उसको कोई एडवांटेज नहीं देती, टोटली डिसएडवांटेज देती है। उसके अंदर इतने पैरासाइट्स बन जाते हैं, उसको उसकी वजह से स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, इवन कि अगर उसको वैसे छोड़ दिया जाए, हाँ उसकी आंखें भी कवर हो जाती है, उसकी विजन नजर ही नहीं आता। बाज भेड़े ऐसी होती हैं जिनको सारे वो जो ऊन के जो बाल हैं वो सारे आंखों के आगे आए होते हैं। तो वो जो है वो अपने बलबोते पे सरवाइव वाइल्ड में कर ही नहीं सकती। आपने इतना गलत जीन उसके सिलेक्ट किए हैं कि वो अपने पे सरवाइव कर ही नहीं सकती। यानी अगर आप ये बात समझें कि खुदा ने ये बनाई है भेड़, तो खुदा तो बड़ा ही बेवकूफ हुआ फिर कि उसने अपने लिए अजाब पैदा किया हुआ उसके। ठीक है, तो ये सारी वो चीजें हैं जो हमें ये बताती हैं कि एवोल्यूशन जो है ना ये एक सच्चाई है। ठीक है, और एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म, क्योंकि बेसिकली एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म ही आर्टिफिशियल सिलेक्शन के केस में भी काम कर रहा होता है, मगर आप उसको ऑन स्टीरॉइड्स ले जाते हैं। किस वजह से कि आप उन जानवरों को बिल्कुल भी ब्रीड नहीं करने देते जिनके अंदर वो ट्रेट नहीं होता जो आप चाहते हैं, आप टोटली उनको पंच आउट कर देते हैं, तो वो बेचारे बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। और जो आप ट्रेड सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमेशा एक ट्रेड सेलेक्ट कराने की एक कॉस्ट भी होती है। जो जीन एवोल्यूशन ने नेचुरली नहीं कराया सेलेक्ट, अगर उसको आप आर्टिफिशियली सेलेक्ट कराना शुरू कर देते हैं तो हमेशा उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होती है। शायद कुत्ते जैसा जानवर जिसके अंदर बहुत लॉन्ग टर्म आर्टिफिशियल सिलेक्शन हुई है, उसमें तो ये चीजें इतनी ज्यादा डोमिनेट नहीं होती, मगर ये जो जानवर जिनको आपने पिछले 10,000 साल के दौरान या 7,000 साल के दौरान सिलेक्ट कराया है, उनमें ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। गाय हो गई, ऊंट हो गया, घोड़ा हो गया, ये नेचुरली फिट नहीं है, ये वाइल्ड में जिंदा नहीं रह सकते, बड़ा मुश्किल इनके लिए हो जाता है। जी सर। आदाब अर्ज़ है गालिब भाई, कैसे हैं आप? आवाज़ आ रही है मेरी? कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा, अभी जीन एडिटिंग पे बात हो रही थी, तो सोचने वाली बात यह है कि एक इंटेलिजेंट डिज़ाइनर जिसे कहा जाता है, वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठा है कि आज जो है इसके ऊपर कोशिश की जा रही है कि उसको सही किया जाए। जैसे जेनेटिकली जो डिजीज़ हैं इंसानों के अंदर, अब उसको इंडिपेंडेंटली भी कर रहे हैं, और वैसे भी कि बहुत सारे ऐसे फिजिशियंस हैं जिनकी अपनी प्राइवेट लैब्स हैं यहाँ यूएस में, और बल्कि यूके में भी हैं और दूसरे कंट्रीज़ में भी, जो उसमें जो जीन डिफेक्टिव है उसको वो जो है यानी डिसेबल कर रहे हैं, और उसके अपोज दूसरी जीन को वो इनेबल कर रहे हैं ताकि वो करेक्शन हो जाए। अभी उस पर काम जारी है, और 10 से 15 साल में जो है इस पे एक ऐसा रिजल्ट आएगा 10-15 सालों में कि लोगों के बाकायदा ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से होंगे। अभी जो है जेनेटिकली जो एक जीन एडिटिंग की जो ऑफर्स कर रहे हैं कि जो इन लोगों में जेनेटिकली डिजीज़ हैं, तो वो ट्रायल बेसिस पे है सारे, कि वॉलंटियरली जो लोग करवाना चाहें तो उनके जो है हो रहे हैं, उनके ट्रीटमेंट हो रहे हैं, और देखा जा रहा है कि उससे कितना उसका इफ़ेक्ट है, कितना नहीं है। लेकिन इस पे अभी कोई प्रॉपरली अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि जिससे कि हम गारंटीड कह सकें कि अब ये इलाज आ गया है। तो वो FDA से अप्रूवल चाहिए होती है उसकी, जब वो उसमें कामयाब होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैंने जब बात की तो उन्होंने बताया कि हम तकरीबन करीब हैं, वो रैबिट्स के ऊपर भी उन्होंने किए हैं एक्सपेरिमेंट्स, और यहाँ यूएस में और भी मुख्तलिफ किस्म के जानवरों पे, उनमें वो डिजीज़ जो है जनरेट की गई, वो बीमारी पैदा की गई, और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया। तो उसके बाद उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बड़े अच्छे भी हैं, लेकिन अभी भी वो इतने ज़्यादा कंफर्म नहीं है। मैंने उनसे जब कहा कि जब अब रिज़ल्ट सही आ रहे हैं तो फिर क्या मसला है, तो कहते हैं नहीं, अभी भी हम जो है इसको मज़ीद लॉन्ग रन देखना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम इसको FDA की अप्रूवल के लिए भेजेंगे। तो वो मेडिसिन्स या वो दवाएं जो आने वाले वक्त में, जैसे कैंसर्स की हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, उनके लिए जो ट्रीटमेंट क्लिनिक ऑफ़र कर रहे हैं, तो वो लेकिन आने वाले वक्त में उसकी एक वैल्यू बन जाएगी।
तो वो जो खुदा की गलतियां हैं, अगर कहा जाता है कि इंटेलिजेंट डिज़ाइनर है और उसने बनाया है, तो वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां जिसकी वजह से बच्चे भी जो है बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं बच्चों में, बच्चे मरे हुए भी पैदा हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, अब ये जो नेचुरल सिलेक्शन होती है, एवोल्यूशन, पार्ट ऑफ एवोल्यूशन है, जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, वो जब बरो करता है तो वहाँ पे अक्सर ब्लीडिंग भी हो जाती है, और बाज बच्चे, और उस ब्लीडिंग की वजह से वो जो है उस बच्चे की नशोनुमा नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उसको जो है यानी वो करना पड़ता है। इसी तरह से ये बाज बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जब वो बन रहे होता है एम्ब्रियो, तो एक एम्बेलिकल कॉर्ड होती है जिसको बहुत ज़्यादा मॉनिटर करना पड़ता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल कैसा है, वहाँ पे ब्लड फ्लो कैसा है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, और बाद ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें बच्चों को अबॉर्ट करना पड़ता है फिर। तो इस तरह के हज़ारों मसले मसाइल हैं, और लेकिन इसका आने वाले वक्त में अगर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है तो ये सारा क्रेडिट एवोल्यूशन को ही जाता है, जेनेटिक्स को ही जाता है, और इस पे काम करने वालों को कि खुदा ने जो गलतियां की थी वो अब इंसानों के जरिए हो रही है उसकी ट्रीटमेंट। ठीक है जी, अच्छा जी। और एक आप लोगों को और बात मजे की क्या, गुस्सा ही चढ़ेगा आप लोगों को देख के, वो ये है कि जी ये देखें, मेरी इस वीक में 32 वीडियोस इस चैनल की पाकिस्तान में बंद की गई हैं। ठीक है, समझ गए? ये छोटा सा स्क्रीनशॉट है उन ईमेल्स का जो सारी मुझे लास्ट वीक से आई हैं। ठीक है, तो ये हालात है कि हर तरफ से वीडियोस बंद कर करके मेरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट यूट्यूब को कह के बंद करवाई जा रही है वीडियोस। 32 वीडियोस यार। मैंने गालिब कमाल व्लॉग्स वाला चैनल शुरू किया था, तो वो अब जो जितने हमारे दोस्त हैं इधर, इन सबको पता ही है कि उसके साथ हुआ क्या है यार। उस चैनल पे 89 वीडियोस हैं जिनमें से 62 वीडियोस ब्लॉक हैं। ठीक है, अब उसकी वजह से अब मैंने ये डिसाइड किया है कि उन वीडियोस को भी इस चैनल पे ही डाल दो, क्योंकि अब उधर अगर उस चैनल ने बचना ही नहीं है ब्लॉक से। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि उस चैनल के ऊपर प्योरली एकेडमिक बातें की गई, कोई हजरत मोहम्मद की ऐसी तैसी नहीं की गई। इवन के जो वीडियोस बनाई है ना, इंतहाई प्यार से हजरत मोहम्मद को हजरत मोहम्मद क्या के, हजरत आयशा को हजरत आयशा क्या के, हजरत जिब्राइल क्या के वीडियोस बनाई गई है। गालिब भाई इसमें मजे की बात यह है कि एक बंदा ऐसा भी है जिसे ऑथराइज कर दिया है कि वो बायोलॉजी के जो टीचर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं, वो उनको जाके लेक्चर देता है, और उसकी कोई उसमें स्पेशलिटी भी नहीं है। वो ऐसे ना, वो वीडियो बहुत पुरानी है यार, उसमें आप फिक्र ना करें। वो मुझे लगता है अभी उसने मुझसे शायद डिबेट भी नहीं की थी जबकि वो वीडियो है जो फेमस बायोलॉजिस्ट की है ना। हाँ, ठीक है, वो उससे पुरानी है। अच्छा, लेकिन उसे तो बड़ा पाकिस्तान में पता नहीं क्या समझा जाता है, जिसकी कोई स्पेशलिटी नहीं है। और उन्हें जब मैंने चैलेंज किया था, मैंने यही तो कहा था कि भाई रिलीजन वर्सेस एवोल्यूशन पे बात कर लें, तो वो भाग गए। वो बात ही नहीं करना चाहते हैं इस टॉपिक पे, वो चाहते हैं सिर्फ एवोल्यूशन को क्रिटिसाइज किया जाए। अच्छा, वो पॉइंट जो उठाते हैं वो सिर्फ ये होते हैं कि भाई ये इतने पीरियड में नहीं हो सकते ये चीज़ इवॉल्व, इससे ज़्यादा उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन वो ये साबित कर दें, ये दिखा देंगे कितने एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं जो कहते हैं एवोल्यूशन नामुमकिन है, ये वो नहीं दिखा सकते। हाँ, मगर मैं वो आपसे ये बात कर रहा हूँ ना कि वो वीडियो सारी मैंने अगर इस चैनल पे डाली होती ना तो चीज कुछ और होनी थी। ठीक है, इस चैनल के ऊपर उनको बड़े बड़े व्यूज मिल जाने थे। तो मुझे इस बात का अफसोस भी हो रहा है और मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मुझे हंसी भी आ रही है। क्या आप लोग नहीं कर सकते इस चैनल पे? कर देता हूं, मगर YouTube फिर री अपलोड को ना इतना ज्यादा वैल्यू नहीं देती, वो एल्गोरिदम में उस तरह से ऊपर नहीं जाती चीजें। ओह अच्छा, ये मसला है। हाँ, ये तो मैं कर तो उन सबको इधर दूं, मैं हो सकता है मैं कर ही दूं सारी। मुझे असल में थोड़ा आजकल टाइम भी नहीं मिल रहा इतना, तो इस वजह से मैंने कोई खास की नहीं है, मगर देख लेंगे फिर बाद। या ये भी तो कर सकते हैं आप उससे जरा और बेहतर करके यहाँ पे डालें वीडियो, उसी को जो है ना जरा और। हाँ, करते हैं, कुछ ऐसा ही करते हैं, उसमें कुछ चेंज करके आपको रिव्यू भी मिल जाएंगे और वो इस तरह से भी नहीं होगा जैसे होगा। ऐसा ही कुछ करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।